जब भी इंडिया किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में हारती है तब सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज आईपीएल और प्लेयर्स को किया जाता है। ट्रोलिंग से लेकर गालियों तक सब कुछ प्लेयर्स और मैनेजमेंट को ही झेलना पड़ता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको कहूं कि इंडियन क्रिकेट के इतिहास में एक ऐसा भी वक्त आया था जब टीम के कोच को ही काफी हेट दी गई थी। एक ऐसा आदमी जिसने इंडिया के हेड कोच होते हुए भी खुद ही टीम के हाथों से वर्ल्ड कप छीन लिया, और वो महान पुरुष कोई और नहीं बल्कि ग्रेग चैपेल था, जिसको भला कौन ही भूल सकता है, जिसने अपने 2 साल के टेन्योर में विक्ट्री से ज्यादा गालियां खाई और सेलिब्रेशन से ज्यादा कंट्रोवर्सीज एक्सपीरियंस करी है। तो आज इसी इंसान के बारे में बात होगी जिसने इंडिया को इतना बेकार कोच किया कि इंडिया बेस्ट टीम होने के बावजूद एक पूरा वर्ल्ड कप इनकी वजह से गवा बैठी। अब ग्रेग चैपेल की एंट्री से पहले हमें ये देखना होगा कि उस टाइम की इंडियन टीम को, जो कि अपनी प्राइम फॉर्म में थी, उसे ऐसे कोच की जरूरत आखिर कैसे आन पड़ी। ग्रेग चैपेल से पहले इंडियन टीम के कोच थे जॉन राइट। ये नाम आप सभी ने इंडियन टीम के पुराने लेजेंड्स के मुंह से सुना ही होगा। इनका टेन्योर इतना अच्छा था कि जितना ग्रेग चैपेल ने हराया था इंडियन क्रिकेट टीम को, उतना जॉन राइट ने टीम को जितवाया था। साल 2000 में कोच बने जॉन राइट ने मैच फिक्सिंग के बाद कैप्टन सौरव गांगुली के साथ मिलकर पूरी टीम को संभाला था, जिसमें इंडियन टीम ने काफी एक्सेप्शनल परफॉर्म किया था, फिर चाहे वो 2003 के वर्ल्ड कप में फाइनल तक जाना हो, as it ended up with them being in the final of the World Cup, या फिर 2002 की चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाना। टीम का कोऑर्डिनेशन काफी बेहतर हो चुका था और जॉन राइट टीम को अच्छा खासा मैनेज कर रहे थे। केवल आईसीसी टूर्नामेंट्स में ही नहीं बल्कि टेस्ट क्रिकेट में भी इंडिया अलग लेवल पे जा चुका था। 2001 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जहां पर इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर 2-1 की लेजेंडरी जीत हासिल करी और ऑस्ट्रेलिया की 16 मैचेस की स्ट्रीक तोड़ दी थी। या फिर 2004 की पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज, जहां इंडिया ने पहली बार पाकिस्तान को पाकिस्तान में ही हरा दिया था। इतने हिस्टोरिक अचीवमेंट के साथ वो कुछ साल इंडियन क्रिकेट के लिए गोल्डन पीरियड की तरह जा रहे थे, जहां एक तरफ सौरव गांगुली एज ज्यादा सेटअप हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कोच और प्लेयर्स के बीच एक फाइन ट्यूनिंग से बैठ गई थी। और शायद यही वजह थी कि अपने 16 साल के इंटरनेशनल करियर के बाद भी सौरव गांगुली आज भी जॉन राइट को अपना फेवरेट कोच कहते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, चीजें बिगड़ते हुए टाइम ही कितना लगता है। जितना अच्छा फेस टीम इंडिया का जॉन राइट के अंदर जा रहा था, उतना ही बुरा कुछ ही सालों में ग्रेग चैपेल के अंदर जाने वाला था। देन आता है साल 2005 और इतनी सक्सेस एंड रिजल्ट अचीव करने के बावजूद जॉन राइट टीम इंडिया को छोड़कर चले जाते हैं। इसके पीछे का रीजन काफी सिंपल था। एक तो जॉन राइट का टीम के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका था, और दूसरा कि ये डिसीजन कोच एंड प्लेयर्स से म्यूचुअली डिसाइड करके लिया गया था। एज इवन जॉन राइट को भी इंडियन टीम की कोचिंग छोड़कर आगे आने वाली अपॉर्चुनिटीज पे वर्क करना था। तो बस फिर होना क्या था, जॉन राइट के जाते ही झट से टीम इंडिया ने नया कोच ढूंढना स्टार्ट कर दिया। और इसी सब के बाद हमारी इस वीडियो के मेन कैरेक्टर यानी स्टोरी के विलन की एंट्री होती है, यानी कि ग्रेग चैपेल की। मई 2005 में अगले 2 साल के लिए ग्रेग चैपेल को टीम इंडिया के हेड कोच के लिए अपॉइंट कर दिया जाता है। यानी 2007 ओडीआई वर्ल्ड कप तक अब ग्रेग चैपेल ही टीम इंडिया को कोच करने वाले थे। ग्रेग चैपेल नो डाउट एक विजनरी कोच थे, लेकिन उनके तरीके इंडियन टीम के किसी भी प्लेयर को समझ नहीं आ रहे थे। कोच बनने के साथ ही उन्होंने टीम में कई सारे चेंजेस करने शुरू कर दिए। ट्रेनिंग फैसिलिटीज को मॉडर्नाइज करने से लेकर टीम की अप्रोच को भी चेंज कर दिया। एंड इन शॉर्ट चैपेल ने सारे टाइप के एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू कर दिए थे, जिसका रिजल्ट कुछ भी नहीं निकल पाया। एंड इवन चैपेल ने इंडियन टीम की बैटिंग को और भी ज्यादा एग्रेसिव करने का ट्राई किया, जिसकी वजह से हमें बेकार तो नहीं मगर अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को नहीं मिल पाए। ग्रेग चैपेल के टाइम पर हमने सुरेश रैना और एमएस धोनी का राइज भी देखा टीम में, लेकिन उस चीज से ओवरऑल टीम को मदद नहीं मिल पाई, क्योंकि टीम में प्लेयर्स के बीच में आपस में ही मतभेद होना शुरू हो गया था। ऑल थैंक्स टू आवर वेरी ओन ग्रेग चैपेल। ये सब उनकी ही देन थी। इतना तो खुद ग्रेग चैपेल को भी नहीं पता होगा कि उसने अपने पूरे टेन्योर में सीनियर प्लेयर्स के साथ कितनी ही बार बहस करी होगी और कितनी बार कंट्रोवर्सीज में फंसा होगा। और इन्हीं चीजों की वजह से आज भी ग्रेग चैपेल को उस टाइम के कई सारे सीनियर प्लेयर्स क्रिटिसाइज करते हैं। इस सब की वजह से टीम में इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स होना शुरू हो गए और टीम 2 हिस्सों में बढ़ चुकी थी, एक जो कोच की साइड थे और दूसरे जो प्लेयर्स की साइड। हमें ग्रेग चैपेल और बाकी सीनियर प्लेयर के कन्फ्लिक्ट्स की खबरें आए दिन सुनने को जरूर मिलती थी, जिसकी वजह से टीम की यूनिटी की धज्जियां उड़ चुकी थी। ग्रेग चैपेल टीम में आते ही कोच कम क्रिटिक्स ज्यादा लग रहे थे, फिर चाहे वो गांगुली के फॉर्म को लेकर हो या फिर सहवाग की बैटिंग की टेक्निक को लेकर। ऐसा लग रहा था कि जो प्लेयर्स टीम को मैच जितवा रहे हैं उनको उन्हीं में सारी गलतियां दिख रही हो, जिसका कोई भी सेंस नहीं था। लेकिन इन्हीं सब में ग्रेग चैपेल के रिलेशंस जिस प्लेयर से सबसे ज्यादा बेकार हुए थे वो खुद कैप्टन सौरव गांगुली थे। उस टाइम टीम इंडिया के कैप्टन सौरव गांगुली की ग्रेग चैपेल से मानो बिल्कुल बनती ही नहीं थी। जहाँ एक तरफ सौरव गांगुली और ग्रेग चैपेल एक दूसरे की जान के पीछे पड़े हुए थे, वहाँ पर एक बड़ी कंट्रोवर्सी तो होना तय था, जिसने उस इंडियन टीम का करियर खत्म करके रख दिया।
तो इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत होती है सितंबर 2005 में, जब टीम इंडिया जिम्बाब्वे का टूर कर रही थी और ये टूर चैपल का टीम इंडिया के कोच के बतौर पहला ओवरसीज टूर था। तब तक चैपल और सौरव गांगुली के रिलेशंस को ठीक नहीं लग रहे थे और कॉन्फ्लिक्ट तब भी चालू था। बट इन सब के बावजूद हमें सौरव गांगुली से पहले टेस्ट में एक शानदार कैप्टन नॉक देखने को मिलती है, जहां गांगुली ने 101 रन्स बनाए थे एंड इवेंचुअली टीम इंडिया वो मैच भी जीत गई थी। यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन उसके बाद जो हमारे कोच साहब ने करा वो किसी अजूबे से कम ही नहीं था। एक नया कोच, ऊपर से ऑसी माइंडसेट, एंड इस सब के बाद जब खुद कैप्टन से बहस हो जाए तो एंड इसके बाद जो हुआ वो किसी ने भी इमेजिन नहीं किया था। उस मैच की विन के बाद ग्रेग चैपल ने सौरव गांगुली को कैप्टनसी छोड़ने का सजेशन दे दिया। फैंस को छोड़ो, खुद दादा काफी शॉक में जा चुके थे कि ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा है। तो बस इसके बाद होना क्या था, जो गर्मा गर्मी की आग इन दोनों के बीच में पहले से चल रही थी, उसमें चैपल के सजेशन ने घी डालने का काम करा और बात काफी आगे तक पहुंच चुकी थी। इतनी की ग्रेग चैपल जहां पहले एक सजेशन दे रहे थे, वहीं सब के बाद उनके द्वारा बीसीसीआई को एक लेटर दिया जाता है। उस लेटर में वो गांगुली की लीडरशिप स्किल्स के साथ साथ उनकी फिटनेस पे भी सवाल उठाते हैं एंड चैपल बीइंग चैपल, उन्होंने बिना सोचे समझे बीसीसीआई को मेल भेज दिया। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, क्योंकि इस पॉइंट तक किसी को भी इस चीज के बारे में बिल्कुल नहीं पता था एंड इस चीज को एक इंटरनल मैटर की तरह ही देखा जा रहा था। एंड उस टाइम पर सच बताऊं तो वो टीम इंडिया का कम और चैपल और गांगुली के जंग का मैदान ज्यादा लग रहा था। कोई भी इंडियन फैन इस गर्मा गर्मी से खुश नहीं था, जहाँ एक तरफ गांगुली थे, दूसरी तरफ ग्रेग चैपल एंड तीसरी तरफ बीसीसीआई थी। बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो चीज होनी नहीं चाहिए थी वो हो जाती है। एक तरफ हमारे पूरे देश का क्राउड, जहाँ पे किसी को भी आइडिया नहीं था कि क्या चल रहा है, पता नहीं कैसे बीसीसीआई को लिखा हुआ वो मेल लीक हो जाता है। जहां ये सब पहले एक जंग का मैदान बना हुआ था, वहां अब यही मैदान एक खून खराबे का इलाका बनने वाला था। पूरा देश नॉर्थ से लेकर साउथ तक सब इस चीज को क्रिटिसाइज करने लगे, खास करके वेस्ट बंगाल में, जहां पर गांगुली को प्रिंस की तरह ट्रीट किया जाता है एज वो उनका होम स्टेट है। वहां प्रोटेस्ट से लेकर न्यूज मीडिया में ग्रेग चैपल के खिलाफ गुस्सा निकालने तक सब कुछ हो चुका था। कहीं और का तो पता नहीं, लेकिन वेस्ट बंगाल में ग्रेग चैपल का तो पैर रखना भी सेफ नहीं था। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हमें देखने को मिलता है ठीक 2 महीने बाद, वो भी ईडन गार्डन्स के ग्राउंड पर। डेट थी 25 नवंबर 2005। इस पॉइंट तक उस ईमेल को लीक हुए 2 महीने हो चुके हैं और इस दिन इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच ओडीआई मैच है और जिस ग्राउंड पे ये मैच है उसका नाम है ईडन गार्डन्स, उसी स्टेट में जहां पर ग्रेग चैपल के खिलाफ बहुत ज्यादा हेट दिखाई गई थी। एंड उस मैच का वर्स्ट पार्ट वाज कि सौरव गांगुली उस मैच को खेल ही नहीं रहे थे एंड राहुल द्रविड़ के हाथ में कैप्टनसी थमा दी गई थी। तो अब आप इमेजिन कर ही सकते हो कि जब टीम इंडिया उस ओडीआई को ईडन गार्डन्स में खेलने उतरी होगी तो क्राउड ने क्या हाल किया होगा। इस सब को मिक्स कर दिया जाए तो उस दिन टीम इंडिया को अपने फैन से गालियां मिलने वाली थी। उस दिन टीम इंडिया को ईडन गार्डन्स के क्राउड ने इतना बू किया, जो कि उनकी फ्रस्ट्रेशन एंड दादा से जुड़े इमोशन को समझने के लिए काफी था। और इतना सब कुछ होके भी हमारे कोच साहब यहाँ नहीं रुके। शांत रहने के बजाय उन्होंने पूरे क्राउड के सामने कंट्रोवर्शियल जेस्चर्स कर दिए। जो बंदा पहले कोलकाता के लोगों से गालियां खा रहा था, इस जेस्चर की वजह से वो अब पूरे देश का दुश्मन बन चुका था। इमेजिन करने में भी डर लगता है कि जिस टीम में खुद कोच और कैप्टन की लड़ाई हो जाए और बात इतनी आगे तक बढ़ जाए तो टीम की परफॉर्मेंस का क्या ही हाल होगा। इस सब का कंक्लूजन ये रहा कि गांगुली को 1 साल तक टीम से बाहर रखा गया, जिस कैप्टन ने कुछ सालों पहले एक नई टीम बना के उसमें जान डाल दी थी। अब वही जान अगले 1 साल तक हमें देखने को नहीं मिली और इसका रिजल्ट पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 1-0 से हार, 2006 की चैंपियंस ट्रॉफी में ग्रुप स्टेज में ही एग्जिट, और वो भी जब वो टूर्नामेंट इंडिया में ही हो रहा था, एंड साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई सीरीज में 4-0 से व्हाइट वॉश। इतना सब बुरा चल ही रहा होता है कि इतने में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में गांगुली फाइनली एक कमबैक करते हैं। उन्होंने लगातार 1 साल तक अपनी फिटनेस पे काम किया एंड फैन बेस के लगातार ट्रोल करने की वजह से टीम मैनेजमेंट ने गांगुली को एक और चांस देने का डिसाइड किया। एंड हमने दादा के इस कमबैक को ऑलरेडी एक वीडियो में कवर कर रखा है, जिस वीडियो में हमने सौरव गांगुली की पूरी जर्नी को दिखाया है। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हो, वरना लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि टीम केवल हार ही रही थी, इनफैक्ट टेस्ट सीरीज एंड कुछ ओडीआई सीरीज में टीम इंडिया ने काफी अच्छा परफॉर्म भी किया था, जिसमें श्रीलंका के खिलाफ 6-1 से ओडीआई सीरीज में जीत भी शामिल है। मगर टीम में गांगुली नहीं थे और टीम में वो बात नहीं बची थी, वो एक यूनिटी नहीं बची थी जो हमें टीम इंडिया से कुछ साल पहले तक देखने को मिल रही थी। इसी सब का रीजन था कि हम मेजर टूर्नामेंट्स में परफॉर्म बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे थे। फाइनली गांगुली अब टीम इंडिया में वापसी कर चुके थे एंड 2007 का ओडीआई वर्ल्ड कप भी आने वाला था। तो उस वर्ल्ड कप से बेटर अपॉर्चुनिटी टीम इंडिया के पास कुछ और नहीं थी, जहां इंडिया की फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड तैयार लग रही थी और सभी फैंस ऑलमोस्ट कन्विंस थे कि चलो गांगुली के पास कैप्टनसी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वो स्क्वाड में वापस आ चुके हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि 2007 ओडीआई वर्ल्ड कप का स्क्वाड टीम
टीम इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट स्क्वाड में से माना जाता है। उनका स्क्वाड अब की बार 2003 के वर्ल्ड कप के स्क्वाड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। जहां एक तरफ 2003 के वर्ल्ड कप में वो फाइनल्स तक गए थे, वहीं दूसरी तरफ इस बार डायरेक्ट ट्रॉफी की कामना हो रही थी। बट इस सब के बावजूद टीम की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, और वो खुद टीम का कोच ग्रेग चैपेल था, जिस बंदे को टीम का मोस्ट वैल्यूएबल एसेट होना चाहिए था। वही अब कुछ ही महीनों में टीम इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन साबित होने वाला था। वर्ल्ड कप शुरू होता है और उसके बाद हम सबको पता ही है कि कैसे बीच चौराहे में इंडिया की बेहद बेइज्जती होती है, जिसको आज के टाइम में कोई याद भी नहीं करना चाहता। पहले इंडियन टीम बांग्लादेश जैसी नॉट टू स्ट्रॉन्ग टीम से एक तरफा हार जाती है, और फिर बरमूदा को हराने के बाद श्रीलंका से हार कर वर्ल्ड कप के सपने खो देती है, एंड इंडिया उस वर्ल्ड कप में पहले राउंड में ही बाहर हो जाती है। इस सब की फैंस ने तो छोड़ो, इवन प्लेयर्स ने भी उम्मीद नहीं करी थी कि ऐसा हाल उनके साथ होगा उस वर्ल्ड कप में। बट आखिर ऐसा हुआ कैसे, और आखिर ग्रेग चैपेल का इसमें कितना बड़ा रोल था? चलो इसका ब्रेक डाउन करते हैं। पहला रीजन तो यही था कि ग्रेग चैपेल की सीनियर प्लेयर्स के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी। जब से उन्होंने टीम को ज्वाइन किया था, तब से उन्होंने सभी प्लेयर्स में खामियां निकालनी शुरू कर दी थी, जो कि एक्चुअली गलत बात नहीं है। एज कोच का काम ही होता है कि वो गाइड करे, लेकिन वो इस तरह से डेस्परेट हो गए थे कि वो प्लेयर्स का नेचुरल गेम ही बदलने में लगे हुए थे। ये तो वही बात हो गई कि सहवाग को ये कह दिया जाए कि जाओ जाके पहली बॉल से डिफेंस करना शुरू कर दो, और राहुल द्रविड़ को कह दो कि पहली बॉल से अटैक करना शुरू कर दो। एंड ये प्लेयर्स के नेचुरल गेम को बदलने वाली बात बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती है। इवन जो प्लेयर इस सब का अपोज करता था, उसके साथ क्या होता था ये हमने ऑलरेडी गांगुली वाले केस में विटनेस कर लिया है। नाउ सेकंड रीजन वाज कि उन्होंने ठीक वर्ल्ड कप से पहले पूरा बैटिंग ही चेंज करके रख दिया। ये सुनने में काफी शॉकिंग लगता है, लेकिन यही वो रीजन था जिसकी वजह से इतनी इनविंसिबल बैटिंग लाइनअप होने के बावजूद इंडियन टीम बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पाई। सचिन तेंदुलकर, जो कि ओडीआई में बने ही ओपनिंग करने के लिए हैं, जिन्होंने 10,000 से ज्यादा ओडीआई रन्स केवल ओपनिंग से ही बना दिए हो, और जो प्लेयर लगातार अपना 5वां वर्ल्ड कप खेलने जा रहा हो, उस प्लेयर को नंबर 4 पे डाल दिया जाता है विदाउट एनी रीजन। सचिन ने इस बात को अपोज किया, और उन्होंने बार बार कहा कि उन्हें इतना नीचे बैटिंग मत करवाओ, वो उनका नेचुरल गेम नहीं है। लेकिन हमारे कोच ने भगवान कहलाए जाने वाले सचिन तेंदुलकर तक की नहीं सुनी। नाउ थर्ड रीजन, अब बात जब ओपनिंग की चली रही है तो हमें ऑलरेडी पता है कि इवन गांगुली, जिन्होंने वीरेंद्र सहवाग के आने के बाद कई सालों तक ओपनिंग नहीं करी ओडीआई में, उनसे 2007 के ओडीआई वर्ल्ड कप में जबरदस्ती ओपनिंग करवाई गई थी। एंड इन्हीं सब चीजों की वजह से इंडियन टीम ने अपनी वर्ल्ड कप हिस्ट्री की मोस्ट एम्बैरेसिंग हार विटनेस करी थी, जो कि आज भी इंडियन फैंस को पेन देती है। श्रीलंका से हारने के बाद ग्रेग चैपेल एंड पूरी टीम की काफी आलोचना करी गई पूरी इंडिया में। हाल इतना बुरा हो चुका था कि ग्रेग चैपेल को तो गालियां पड़ी रही थी, लेकिन जो हमारे स्टार इंडियन प्लेयर्स थे उनके तक पुतलों में आग लगाई जा रही थी, एंड इवन कई प्लेयर्स के तो घर में अटैक किया जा रहा था। अब जब कोच ही प्लेयर्स की ना सुने तो पूरा देश कैसे सुनता? जो प्लेयर्स उस वर्ल्ड कप में अपनी लेगेसी सेटअप कर सकते थे, बस एक आदमी की वजह से उन सभी प्लेयर्स को वर्ल्ड कप से हाथ धोना पड़ा, और उसके बाद वो प्लेयर्स कभी वर्ल्ड कप जीत ही नहीं पाए, जैसे कि राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली, जो कि एक्चुअल में वर्ल्ड कप डिजर्व करते थे। और इसी सब के बीच ग्रेग चैपेल आते हैं, और भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां सबको ऑलरेडी पता है कि यही बंदा गलत है, वहां ग्रेग चैपेल सिस्टम की गलती निकालने में लग जाते हैं। उनका कहना था कि इस कलेक्टिव फेलियर की वजह एक्चुअली में टीम के बीच में ही लाए करती है, एंड हमें एक सीरियस इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। यानी इन शॉर्ट, पूरी हार का जिम्मा इस आदमी ने प्लेयर्स के ऊपर ही डाल दिया और अपने आप को पूरी तरह से डिफेंड करा, वो भी काफी बेसलेस वे में। जब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्यादा सवाल उठने लग गए, तब वो इंसान गुस्से में आकर कहता है, आई एम आंसरेबल ओनली टू द क्रिकेट बोर्ड, आई एम नॉट एम्प्लॉयड बाय यू पीपल, आई एम एम्प्लॉयड बाय द बीसीसीआई। और बस उसके बाद एज यूजुअल टीम की हिस्ट्री से लेकर टीम के करंट कंपोजिशन तक सब में गलतियां निकालने लगता है ये आदमी। एंड इस पॉइंट तक ग्रेग चैपेल पूरे देश का विलन बन चुका था। 2007 का वर्ल्ड कप खत्म हो जाता है, और इस लॉस से टीम इंडिया काफी बुरी तरह से सफर कर रही होती है। लेकिन सभी फैंस के लिए अच्छी बात ये थी कि ग्रेग चैपेल का 2 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट फाइनली खत्म होने वाला था। 4 अप्रैल 2007 यानी इंडिया के ग्रुप स्टेज एग्जिट के ठीक 2 हफ्ते बाद ये खबर आती है कि ग्रेग चैपेल अपना कॉन्ट्रैक्ट फैमिली एंड पर्सनल रीजंस की वजह से एक्सटेंड नहीं करेंगे। एंड मानो या ना मानो, ये टीम के लिए काफी अच्छी खबर थी। ग्रेग चैपेल में टीम इंडिया ने 2 आईसीसी टूर्नामेंट्स खेले, एंड दोनों में ही टीम को ग्रुप स्टेज में ही एग्जिट करने को मिला। और इसी के साथ साथ मीडिया में उनके और सीनियर प्लेयर के बीच जो भिड़ंत हुई थी, वो काफी अलग वे में हाईलाइट हो चुकी थी। ग्रेग चैपेल एक लेटर भी देते हैं जिसमें वो प्लेयर्स के साथ साथ अपनी पूरी टीम को शुक्रिया अदा करते हैं। अब ग्रेग चैपेल कितने अच्छे कोच थे या फिर कितने बुरे कोच, ये मैं पूरी तरीके
थियरी के साथ के ऊपर छोड़ता हूँ, लेकिन ये बात पक्की है कि ग्रेग चैपल ने जितना नेगेटिव इम्पैक्ट टीम इंडिया पर डाला उतना शायद ही किसी और चीज ने डाला हो। उनके कोच हटने के बाद टीम इंडिया ने न केवल 1-0 से इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जीती, बल्कि उसके बाद हुए इनॉग्रल T20 वर्ल्ड कप को भी जीत लिया। वेल दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर इंडिया के सबसे बड़े मैच फिक्सिंग स्कैंडल के बारे में जानना है तो इस वीडियो पर क्लिक करो। अगर युवराज सिंह के ऊपर वीडियो देखना है तो इस वीडियो पर क्लिक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।